शहर के नागरिक दहशत में ऊपर की ओर देखने लगते हैं। आसमान में अचानक एक विशाल रहस्यमय जीव प्रकट हो जाता है जो बिल्कुल एक जेलीफिश जैसा दिखाई देता है। किसी को समझ नहीं आता कि यह कब और कैसे शहर के ऊपर आ गया। इस घटना ने बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया में डर और हलचल मचा दी। कोई नहीं जानता कि यह अज्ञात जीव मानव सभ्यता पर क्या अकल्पनीय प्रभाव डाल सकता है। यह है 2026 की नवीनतम साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म हम क्यों डरते हैं। रिलीज होते ही इस फिल्म ने जबरदस्त चर्चा पैदा कर दी। किसी ने नहीं सोचा था कि साल की पहली बड़ी फिल्म एक अनोखे नॉर्डिक माहौल वाले स्वीडन से आएगी। फिल्म न केवल भव्य विजुअल इफेक्ट्स दिखाती है बल्कि यह भी गहराई से बताती है कि जब समाज किसी भीषण संकट का सामना करता है तो लोगों की मानसिकता और व्यवहार कैसे बदलता है। तो बिना समय गंवाए आइए इस नॉर्डिक दृष्टिकोण से दिखाए गए एलियन संपर्क की दुनिया में कदम रखें। कहानी घटना से ठीक एक हफ्ते पहले शुरू होती है। चमकदार रोशनी से भरे शहर के ऊपर अचानक एक अजीब सी दरार बनती है जिसे कोई नोटिस नहीं करता। उसी पल एक ऊर्जा से भरा प्रकाश गोला किसी अज्ञात अंतरिक्ष बंधन को तोड़ते हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है, इतनी तेजी से कि सैटेलाइट भी उसे ट्रैक नहीं कर पाते। कुछ ही पलों में वह ऊर्जा गोला फूल की तरह फैल जाता है और बड़ी मात्रा में ऐसे कण छोड़ता है जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। ये कण चारों ओर फैलकर पानी के जरिए सीवेज सिस्टम में पहुंच जाते हैं और कुछ ही दिनों में पूरे शहर के जल स्रोत को संक्रमित कर देते हैं। सबसे पहले कुछ गड़बड़ महसूस करने वाली होती है एक हताश जैव वैज्ञानिक आना। अतीत में एक खतरनाक प्रयोग के कारण किसी को चोट लगने से उसे जेल जाना पड़ा था, जिसके बाद समाज ने उसे पूरी तरह नकार दिया। निवेश न मिलने के कारण वह घर पर ही प्रयोग करती है और गुजारा करने के लिए सीवर की सफाई जैसे छोटे मोटे काम करती है। एक दिन जब आना भूमिगत सुरंग में जाती है तो वह देखती है कि काई से ढकी दीवारों पर असामान्य रूप से बड़ी संख्या में मशरूम उगाए हैं। ये उसके वैज्ञानिक ज्ञान के बिल्कुल खिलाफ था, मगर औजार न होने और काम की मजबूरी के कारण वह सिर्फ फोटो खींच पाती है और तय करती है कि अगली बार इन्हें प्रयोग के लिए ले जाएगी। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि उसके जाने के कुछ देर बाद ही वे मशरूम उसकी छुअन से सक्रिय हो जाते हैं और उसी तरह चमकने लगते हैं जैसे वह ऊर्जा गोला। इसी के साथ असली मातृजीव पहली बार दुनिया के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। कहा जाए तो अनजाने में आना ही उस रहस्यमय प्राणी को जगाने वाली पहली इंसान बन जाती है। उधर आसमान में मौजूद उस विशाल जीव को देखकर आना स्तब्ध रह जाती है और सहज रूप से अपने फोन से उसकी एक तस्वीर खींच लेती है। शहर में जहां आम लोग दहशत में हैं, वहीं सरकार तुरंत आपात सुरक्षा बैठक बुलाती है। उप प्रधानमंत्री एलिन दावा करते हैं कि यह प्राणी समाज के लिए बड़ा खतरा बन चुका है और तुरंत हमला कर इसे नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री कार्टर का मानना है कि जब तक उस प्राणी की मंशा और ताकत स्पष्ट न हो जाए और वह आक्रामक व्यवहार न दिखाए, तब तक धैर्य रखना ही बेहतर है। मामला और भी संवेदनशील हो जाता है क्योंकि अगला चुनाव नजदीक है और दोनों नेता इस ऐतिहासिक फैसले का श्रेय खुद लेना चाहते हैं। सरकार के भीतर अलग अलग गुटों के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस शुरू हो जाती है। लेकिन चूंकि इस समय एलिन अभी भी दूसरे नंबर की नेता होती है, इसीलिए वह अंततः इस राजनीतिक टकराव में हार जाती है। हालांकि समझौते के तौर पर प्रधानमंत्री कार्टर सैटेलाइट के जरिए उस रहस्यमय वस्तु की उत्पत्ति की जांच का आदेश देते हैं। साथ ही सेना को भी अलर्ट पर रहने और किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहते हैं। दूसरी ओर आना जब ध्यान से खींची गई तस्वीर को देखती है तो उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। आसमान में मौजूद वह अजीब जीव आकार में बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा सीवर में उगे मशरूम। ये सुराग मिलते ही वह तुरंत पुलिस को सूचना देने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक आधिकारिक हेल्पलाइन पर घबराए हुए नागरिकों की इतनी कॉल आ चुकी होती है कि किसी का फोन लग ही नहीं पाता। मजबूर होकर आना यह जानकारी अपने पति आर्विन को देती है, मगर वह इसे सिर्फ एक संयोग मानता है और आना से कहता है कि वह तुरंत घर लौट आए, सामान समेटे और जान बचाकर शहर से निकल जाए। इसी दौरान पूरी दुनिया में इस खबर को लेकर होड़ मच जाती है। अमेरिका तुरंत अपनी टीम भेज देता है और दबंग अंदाज में दावा करता है कि भले ही वह एलियन स्वीडन के आसमान में हो, लेकिन चूंकि वह पृथ्वी का नहीं है, इसलिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बन जाता है। उनका कहना होता है कि उन्हें इस पर नियंत्रण लेने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उनके पास ज्यादा उन्नत प्रयोगशालाएं और अनुभवी वैज्ञानिक हैं जो जल्दी पता लगा सकते हैं कि यह प्राणी धरती के लिए खतरा है या नहीं। एलिन इस मौके को अमेरिका के करीब आने और उनसे राजनीतिक समर्थन पाने का सुनहरा मौका मानती है,
ताकि अगला चुनाव अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। लेकिन अमेरिका का यह तर्क प्रधानमंत्री कार्टर को बेहद नाराज कर देता है। उन्हें साफ लगता है कि यह दूसरे देश की संप्रभुता में सीधा दखल है। फिर भी एक जिम्मेदार नेता होने के नाते वह टकराव नहीं बढ़ाते और शांत स्वर में कहते हैं कि उनके देश के पास भी इस संकट से निपटने के लिए सक्षम विशेषज्ञ मौजूद हैं। इसके बाद मंच पर आते हैं सिविल डिफेंस विभाग के संकट विशेषज्ञ रेगो। सैटेलाइट डाटा के जरिए वह यह पुष्टि करते हैं कि वह रहस्यमय जीव न तो कोई गैस है और न ही किसी समुद्री रिसाव का नतीजा, बल्कि एक वास्तविक भौतिक अस्तित्व रखता है। और जब पिछले एक हफ्ते की सैटेलाइट फुटेज खंगाली जाती है तो पता चलता है कि उस दौरान किसी भी वस्तु ने वायुमंडल को पार नहीं किया था। इसका मतलब साफ था, वह जीव शून्य से प्रकट हुआ था। इस खुलासे से रैगो भी स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन तुरंत एक कार्य योजना तैयार की जाती है। सबसे पहले हवा का विश्लेषण करना जरूरी होता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह जीव किसी तरह के बैक्टीरिया, वायरस या जहरीले तत्व तो नहीं छोड़ रहा। इसके लिए एक जासूसी ड्रोन भेजा जाता है, लेकिन जैसे ही वह उस प्राणी के पास पहुंचता है उसका सिग्नल पूरी तरह खत्म हो जाता है। हालांकि इसी से यह तय हो जाता है कि वह एलियन किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा से युक्त एक जीवित प्राणी है। लेकिन इससे पहले कि वैज्ञानिक कोई और निष्कर्ष निकाल पाते, उत्तेजित हुआ वह बाहरी जीव एक बार फिर अपना रूप बदलना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वह रहस्यमय जीव बारिश की तरह अपने शरीर से भारी मात्रा में तरल पदार्थ बरसाने लगता है। खुद को इससे बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन एक महिला उस तरल की चपेट में आ जाती है और अचानक उसका पूरा शरीर झटकों से कांपने लगता है। वह जमीन पर गिर पड़ती है। ये दृश्य देखकर आसपास मौजूद लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। कोई भी बाहर निकलकर मदद करने की हिम्मत नहीं करता। सब बस दूर से देखते रहते हैं और वह महिला अज्ञात तरल की बौछार के बीच धीरे धीरे दम तोड़ देती है। हालांकि बाद में सरकारी जांच में बारिश जैसे उस तरल में किसी भी प्रकार का वायरस या जहर नहीं पाया जाता। रिपोर्ट के अनुसार महिला की मौत का कारण अचानक पड़ा मिर्गी का दौरा था, लेकिन तब तक उसकी मौत का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल चुका होता है। अब लोगों को पूरा यकीन हो जाता है कि यह बाहरी जीव इंसानी जिंदगी के लिए खतरा है। जनता की दहशत बेकाबू हो जाती है। हालात संभालने के लिए सरकार मजबूरन शहर खाली करने का आदेश जारी करती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलन मीडिया का सहारा लेकर कार्टर पर तीखा हमला करती है। वह खुलेआम सवाल उठाती है कि पहले ही सैन्य कार्रवाई क्यों नहीं की गई और इसी बहाने उनकी छवि पर राजनीतिक दाग लगाने की कोशिश करती है ताकि आने वाले चुनाव में फायदा उठाया जा सके। उधर अमेरिका भी मौके का फायदा उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का हवाला देता है और एक बार फिर मामले को अपने हाथ में लेने की मांग करता है। दबाव बढ़ाने के लिए वह पास के समुद्री इलाके में एक एयरक्राफ्ट कैरियर तक तैनात कर देता है। इसी बीच वह बाहरी जीव एक बार फिर बदलने लगता है। उसका शरीर लगातार चमकने लगता है। चारों ओर से बढ़ते दबाव के चलते प्रधानमंत्री कार्टर को आखिरकार समझौता करना पड़ता है। वह घोषणा करते हैं कि अगली रात उस अज्ञात वस्तु पर विनाशकारी हमला किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर लगातार निगरानी कर रही आना के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह तुरंत फिर से भूमिगत सुरंगों में पहुंचती है। वहां जाकर वह देखती है कि वही मशरूम भी उसी लय में चमक रहे हैं, और जब उन चमकते मशरूमों को ध्यान से देखा जाता है तो वे मिलकर किसी वाक्य का संकेत देते प्रतीत होते हैं। अब आना को पूरा यकीन हो जाता है कि इन मशरूमों और आसमान में मौजूद जीव के बीच गहरा संबंध है। वह कुछ मशरूम तोड़कर अपने साथ ले जाती है ताकि उन पर शोध कर सके। जब उन्हें काटा जाता है तो उनके अंदर से सुनहरे रंग का तरल बहने लगता है, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसका सस्ता माइक्रोस्कोप उस तरल की संरचना पहचानने में असमर्थ रहता है। मजबूर होकर आना चोरी छिपे एक पेशेवर शोध केंद्र में घुस जाती है। चूंकि निकासी के कारण वहां ज्यादा लोग नहीं होते, बस एक बूढ़ा गार्ड डॉग उसे देख लेता है। कुत्ता लगातार चौकन्ना होकर गुर्राने लगता है। आना घबराकर अपने बैग से थोड़ा सा खाना निकालती है। अचरज की बात यह होती है कि गार्ड डॉग केवल उसकी गंध सूंघते ही शांत हो जाता है। इतना ही नहीं, वह खुद उसे प्रयोगशाला तक ले जाता है। कुछ ही देर में आना डेटा एनालिसिस पूरा कर लेती है और पता चलता है कि उस तरल में भारी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है। लेकिन जैसे ही वह तस्वीरें लेकर बाहर निकलने वाली होती है, तभी गश्त लगाते सुरक्षाकर्मी उसे देख लेते हैं। अजीब बात यह होती है कि वही बूढ़ा कुत्ता न तो सुरक्षा कर्मियों की मदद करता है, बल्कि उल्टा उनके रास्ते में आकर आना को भागने में मदद करता है। इसी दौरान रैगो अब भी मानते हैं कि इतनी जल्दबाजी में कोई सैन्य कार्रवाई करना बेहद खतरनाक हो सकता है। अंततः जोखिम उठाने का फैसला किया जाता है
और एक हेलीकॉप्टर के जरिए उस बाहरी जीव के बेहद करीब जाकर निरीक्षण करने की योजना बनाई जाती है। इस बार टीम सफलतापूर्वक उसके पास पहुंच भी जाती है, लेकिन अगले ही पल उत्तेजित हुआ वह जीव अचानक अपने शरीर से भारी मात्रा में गैस छोड़ देता है। गैस में किसी भी तरह का खतरा हो सकता है, इस आशंका के चलते तुरंत पायलट को वहां से हटने का आदेश दिया जाता है। बाद की जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है कि उस गैस में अत्यंत ज्वलनशील हाइड्रोजन मौजूद है, जो जरा सी चिंगारी से भी भीषण विस्फोट का कारण बन सकती है। यह सुनकर जो सरकार अब तक हमला करने को तैयार थी, वह एक बार फिर असमंजस में पड़ जाती है। भले ही वह जीव पलटकर हमला न करे, लेकिन उसके विशाल आकार को देखते हुए सिर्फ हाइड्रोजन का विस्फोट ही पूरे शहर को तबाह करने के लिए काफी हो सकता है। लेकिन अब वह प्राणी लोगों के सिर पर लटकती हुई एक डेमोक्लीस की तलवार बन चुका होता है। ऊपर से अंतरराष्ट्रीय दबाव और लगातार बढ़ता जन आक्रोश, इन सबके चलते प्रधानमंत्री कार्टर आखिरकार जोखिम उठाने का फैसला कर लेते हैं और उसे गिराने का आदेश दे देते हैं। जल्द ही रात गहराने लगती है। पूरा शहर खाली कराया जा चुका होता है। सड़कें सुनसान पड़ी होती हैं। इसी बीच आना किसी तरह घटनास्थल तक पहुंच जाती है, लेकिन अंदर जाने से पहले ही सैनिक उसे रोक लेते हैं। तभी संयोग से रैगो वहां से गुजरते हैं। वह आना को चिल्लाते हुए सुनते हैं कि उस बाहरी जीव के शरीर में हाइड्रोजन है और उसे गिराने से भयानक विस्फोट हो सकता है। यह सुनते ही रैगो समझ जाते हैं कि आना कुछ अहम जानती है। वह तुरंत सैनिकों को उसे अंदर जाने देने का आदेश देते हैं। अब आना को मौका मिलता है कि वह अपनी पूरी खोज सामने रख सके। वह बताती है कि सीवर में उगे मशरूम असल में उसी बाहरी जीव के प्रजनन से बने बीजाणु हैं। उनका उद्देश्य शायद इंसानों से संवाद स्थापित करना है, और सिर्फ संदेश ही नहीं, बल्कि ये मशरूम वातावरण को स्थिर रखने या किसी तरह का संतुलन बनाने का भी काम कर सकते हैं। आना की बात सुनते ही रैगो तुरंत लौटकर हमले को रोकने का प्रस्ताव रखते हैं। प्रधानमंत्री कार्टर अंदर ही अंदर उनकी बात से सहमत होते हैं, लेकिन इतने कम सबूतों के आधार पर वह भारी राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच योजना बदलने की हिम्मत नहीं कर पाते। कार्टर साफ कहते हैं कि अब कार्रवाई में सिर्फ 1 घंटा बचा है। अगर इस दौरान और ठोस निर्णायक सबूत पेश किए जा सकें, तभी वह इस ऑपरेशन को रोकने का फैसला लेकर सभी पक्षों के सवालों को चुप करा पाएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इसी घटना पर टिकी हुई होती हैं, इसलिए अब कोई भी खुलकर कदम नहीं उठा सकता। सब कुछ गुप्त रूप से करना पड़ता है। सीमित संसाधनों और लोगों की कमी के कारण रैगो के पास आना के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। दोनों तुरंत साथ आ जाते हैं और मिलकर काम शुरू करते हैं। जब आना यह अंदाजा लगाती है कि मशरूम ही शायद बाहरी जीव से संवाद करने का माध्यम है, तो रैगो बिना किसी हिचकिचाहट के एक मशरूम सीधे अपने मुंह में डाल लेता है। यह कोई महान बलिदान नहीं था, बल्कि सच यह था कि रैगो कैंसर से पीड़ित था और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। कुछ ही पलों में निडर रैगो को महसूस होता है कि वह जिस सोफे पर बैठा है वह धीरे धीरे नरम और धुंधला होने लगा है। घबराकर वह खड़ा होता है और चारों ओर देखता है, और तभी समझ जाता है कि वह किसी भ्रमलोक में पहुंच चुका है। अचानक उसे जमीन में बने एक बड़े गड्ढे से आवाज सुनाई देती है। अंदर झांकने पर वह एक ऐसा खिलौना रोबोट देखता है जिसे वह कभी भूल नहीं सकता। वह उसके बचपन की सबसे कीमती याद थी, मरते समय उसके पिता द्वारा दिया गया आखिरी तोहफा। अब रैगो समझ जाता है कि बाहरी जीव ने इसी स्मृति को प्रतीक बनाकर उससे संवाद करने की कोशिश की है। उधर वास्तविक दुनिया में आना लगातार उसे सचेत कर रही होती है कि वह उस प्राणी को शहर से दूर जाने के लिए समझाए। रैगो पूरी कोशिश करता है और आना द्वारा बताए गए निर्देशांक जोर से बोल देता है। इसी बीच हमले का तय समय आ पहुंचता है। फोन पर अब भी कोई प्रतिक्रिया न देखकर भारी दबाव में घिरे प्रधानमंत्री कार्टर आखिरकार फायर करने का आदेश देने ही वाले होते हैं। पहले से तैनात मिसाइलें लक्ष्य साधने लगती हैं, लेकिन ठीक हमले से पहले आसमान में मौजूद वह बाहरी जीव सचमुच हिलना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में वह लॉक ऑन से बाहर निकल जाता है और दूर की ओर उड़ने लगता है। अचानक बदली इस स्थिति से सैनिक हक्के बक्के रह जाते हैं। सौभाग्य से रैगो और आना समय रहते यह जानकारी कार्टर तक पहुंचा देते हैं। कार्टर तुरंत चिल्लाकर ऑपरेशन रद्द करने का आदेश देते हैं। इस तरह एक संभावित अंतर्ग्रही युद्ध बिना किसी तबाही के टल जाता है। हालांकि किसी को यह एहसास नहीं होता कि शायद मानवता ने उसे नष्ट करने का इकलौता मौका भी गंवा दिया हो। कुछ ही देर में वह बाहरी जीव बताए गए निर्देशांकों की ओर बढ़ता है और एक घने आदिम जंगल के ऊपर जाकर ठहर जाता है।
यह इलाका इंसानों से लगभग अछूता होता है, जहां किसी टकराव की स्थिति में बड़े नुकसान की आशंका नहीं रहती। लेकिन वहां पहुंचते ही वह प्राणी एक बार फिर बदलने लगता है। वह अचानक नीचे की ओर जोर से एक अजीब वस्तु उगल देता है। चूंकि निर्देशांक आना और रैगो ने दिए थे, इसलिए वे सरकारी टीम से पहले वहां पहुंच जाते हैं और इस नए परिवर्तन को देखने वाले पहले इंसान बनते हैं। दोनों तुरंत आगे बढ़कर उसका निरीक्षण करने लगते हैं। वह वस्तु किसी अंडे जैसी दिखाई देती है, जो लगातार चमक रही होती है। उसकी बाहरी सतह पर एक पतली सी ऊर्जा परत चढ़ी होती है। आना साहस दिखाते हुए उसे छूती है। उंगलियों में हल्की सी सुन्नता महसूस होती है, लेकिन इसके अलावा कोई और प्रतिक्रिया नहीं होती। समय की कमी के कारण वह गहराई से जांच नहीं कर पाती। वह जल्दबाजी में आसपास की कुछ मिट्टी और कीचड़ एक कंटेनर में भर लेती है और वहां से निकल जाती है। सौभाग्य से फिलहाल संकट टल चुका होता है। अब आना के पास आराम से शोध करने का वक्त होता है, जबकि रैगो शक से बचने के लिए तुरंत वापस लौट जाता है। दोनों अस्थायी रूप से अलग हो जाते हैं। कुछ ही देर में सेना वहां पहुंचकर पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लेती है, लेकिन किसी की नजर इस बात पर नहीं जाती कि उसी समय गड्ढे के अंदर से कुछ छोटे समुद्री सितारों जैसे रेंगने वाले जीव चुपचाप बाहर निकलते हैं और जंगल की ओर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पहुंचे शोध प्रभारी प्रोफेसर जब उस वस्तु की जांच करते हैं तो हैरान रह जाते हैं। पता चलता है कि उस अंडे जैसी वस्तु में न तो किसी तरह का रेडिएशन खतरा है और न ही वह अस्थिर है, बल्कि वह असीमित मात्रा में बिजली पैदा कर सकती है। अगर सही तकनीक से उसकी ऊर्जा को बदला और उपयोग किया जाए तो यह पूरी दुनिया में ऊर्जा क्रांति ला सकती है। एलेन तुरंत इस अवसर की अहमियत समझ जाती है। अब वह हमले की बात छोड़कर इस खोज से राजनीतिक और आर्थिक फायदा उठाने की सोचने लगती है। वह खुद आगे बढ़कर कार्टर से माफी मांगती है और स्वीकार करती है कि पहले वह बहुत ज्यादा उतावली थी और उस पर अनावश्यक दबाव डाला। इसके साथ ही वह एक संयुक्त एलियन लाइफ कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखती है ताकि इस बाहरी जीवन के स्रोत और उपयोग पर गहराई से शोध किया जा सके। कार्टर सहमति जताते हैं और रैगो तथा आना दोनों को भी इस विशेष क्षेत्र में शामिल कर लेते हैं। इस बार आना को खुलकर और आधिकारिक रूप से काम करने का मौका मिल जाता है। पहले घर में मौजूद साधारण उपकरणों के कारण उसे कोई ठोस नतीजा नहीं मिल पाया था। अब पेशेवर उपकरणों की मदद से वह जल्दी ही यह खोज लेती है कि नमूनों में पूरी तरह संरचित डीएनए मौजूद है। और भी हैरान करने वाली बात यह होती है कि ये कोशिकाएं अंधेरे में तेजी से विभाजित होकर बढ़ने लगती हैं, जबकि रोशनी पड़ते ही निष्क्रिय हो जाती हैं। यह देखकर आना के दिमाग में एक चौंकाने वाला विचार आता है। उसे लगता है कि वह अंडा असल में किसी प्रकार का भ्रूण इंक्यूबेटर हो सकता है, और अगर ऐसा है तो संभव है कि कुछ जीव पहले ही विकसित होना शुरू कर चुके हों। यह सोचते ही वह बिना देर किए अंधेरा होने पर दोबारा उस प्रतिबंधित इलाके में पहुंचती है। आखिरकार एक कोने में वह एक छोटे जीव को देखती है जो एक गिरे हुए पेड़ के तने के नीचे दबा हुआ होता है। वह छोटा रेंगने वाला जीव अब तक आगे विकसित नहीं हो पाया होता है। आना तुरंत पेड़ के तने को हटाकर उसे बाहर निकालती है और उसकी जान बचा लेती है। अपने हाथों में पकड़े उस अज्ञात जीव को देखकर भविष्य के सुनहरे सपने देखने वाली आना एक बड़ा फैसला लेती है। वह तय करती है कि फिलहाल इसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं देगी, बल्कि इसे चुपचाप घर ले जाकर खुद ही पहले शोध करेगी, ताकि कोई बड़ा नतीजा निकालकर सबको चौंका सके। उसे नहीं पता होता कि वह क्या खाता है, इसलिए वह पहले कुछ पेड़ की पत्तियां रखती है, फिर उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है और ऊपर से मोटा कपड़ा ढक देती है। इसका एक कारण उसे रोशनी से बचाना होता है और दूसरा यह कि उसका पति आर्विन इसे देखकर कोई हंगामा न खड़ा कर दे। हालांकि संकट फिलहाल टल चुका होता है, लेकिन इंटरनेट पर अब भी कई लोग उस बाहरी जीव को लेकर डर फैला रहे होते हैं। आर्विन भी अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित रहता है, मगर उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसी समय प्रतिबंधित इलाके के पास के जंगल में बड़ी संख्या में ऐसे ही रेंगने वाले जीव किसी एक शव को नोच नोच कर खा रहे होते हैं। बेखबर आना रोजाना उस छोटे जीव के व्यवहार और शारीरिक बदलावों का रिकॉर्ड रखती रहती है। सफाई में आसानी के लिए वह उसे एक नाम भी दे देती है, कैस्पर। शुरुआत में वह जीव कुछ खाता जरूर है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी बढ़त पूरी तरह रुक जाती है। बाद में तो वह कुछ भी खाने से इनकार कर देता है। मजबूर होकर आना उसके शरीर से थोड़ा सा खून निकालकर लैब जांच करने लगती है।
इसी दौरान एक महिला सड़क किनारे अपनी कार रोकती है। उसे लगता है कि उसने जंगल में किसी को देखा है। भले मन से वह यह सोचकर आगे बढ़ती है कि शायद कोई रास्ता भटक गया है। वह पैरों के निशान देखते हुए अंदर जाती है, मदद करने के इरादे से। लेकिन अगले ही पल वह ऐसा दृश्य देखती है कि घबराकर जान बचाकर कार की ओर भागती है। हिम्मत जुटाकर वह दूर से उन राक्षसी जीवों का वीडियो बना लेती है। कुछ ही समय में यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है और जबरदस्त हड़कंप मच जाता है। सरकार तुरंत जांच शुरू करती है और पता चलता है कि जंगल में ऐसे और भी कई जीव मौजूद हैं। हालांकि जिन शवों को वे खा रहे थे वे किसी हमले का शिकार नहीं थे, बल्कि एक शिकारी की लाश थी जिसकी अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। यानी वे जीव बस संयोगवश उस शव तक पहुंच गए थे। फिर भी किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए सरकार इलाके की घेराबंदी और बढ़ा देती है ताकि वे जीव बाहर न निकल सकें। साथ ही जो जीव अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए होते उन्हें तेजी से इकट्ठा कर लिया जाता है। जहां जनता उनके अचानक और विस्फोटक रूप से बढ़ने को लेकर दहशत में होती है, वहीं आना किसी और ही सवाल में उलझी रहती है। वह सोचती है कि जंगल में मौजूद ये जीव स्वस्थ तरीके से क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि उसका कैस्पर मरने की कगार पर क्यों पहुंच चुका है। इस रहस्य को सुलझाने का एकमात्र तरीका यही होता है कि उन जंगल वाले जीवों के खून के नमूनों का विश्लेषण किया जाए, लेकिन बिना आधिकारिक अनुमति के वह ऐसा नहीं कर सकती। आखिरकार उसे अपनी इस गुप्त सच्चाई के बारे में रैगो को बताने का फैसला करना पड़ता है। रैगो जानता था कि ऐसा करना कानूनन गलत है, लेकिन वह भी इन रहस्यमय जीवों की सच्चाई जानना चाहता था। कई बार मन में द्वंद्व चलने के बाद वह आखिरकार आना की मदद करने का फैसला करता है। जांच के बाद दोनों यह पता लगाते हैं कि कैस्पर के बाकी जीवों की तरह जीवित न रह पाने का कारण यह है कि उसके शरीर में एक बेहद अहम तत्व की कमी है। और जब दोनों की तुलना की जाती है तो एक ही फर्क सामने आता है, उनका रहने का वातावरण। आना अनुमान लगाती है कि जंगल में ही वह तत्व मौजूद होगा जिसकी कैस्पर को जरूरत है। सच में जंगल के भीतर उन्हें वही मशरूम मिल जाते हैं। उधर जब यह खबर फैलती है कि वे जीव इंसानों के लिए खतरा नहीं है, तो बड़ी संख्या में उत्सुक लोग प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर जमा होने लगते हैं। कुछ लोग तो उन्हें जानवरों की तरह चिढ़ाने लगते हैं और खाने की चीजें फेंकते हैं। भूखे जीव जल्दी ही फेंके गए केलों को उठाने लगते हैं। लेकिन तभी एक पालतू कुत्ता अचानक पागलों की तरह अंदर घुस जाता है। कुछ ही पलों बाद लोगों को अजीब तरल और चबाने की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। अब जाकर सबको एहसास होता है कि ये जीव बिल्कुल भी निर्दोष नहीं है। इसी मौके का फायदा उठाकर इंटरनेट पर बाहरी जीवों को खतरनाक बताने वाला मोटा ब्लॉगर फिर से अपने विचार जोर शोर से फैलाने लगता है ताकि व्यूज बटोर सके। ये सब देख रहा आर्विन और भी ज्यादा अपनी पत्नी की चिंता करने लगता है। वहीं सरकार इस अचानक बदली स्थिति से पूरी तरह घबरा जाती है। एलिन का मानना होता है कि जब इन जीवों का कोई खास उपयोग नहीं है तो उन्हें सीधे खत्म कर देना ही बेहतर होगा। भारी जनदबाव के चलते इस बार कार्टर विरोध नहीं करते, लेकिन यह शर्त रखते हैं कि हर कदम सावधानी से और परीक्षण के तौर पर उठाया जाएगा। जल्द ही बिना किसी प्रतिरोध क्षमता वाले कुछ जीवों को आग के हवाले कर दिया जाता है। वे तड़पते हुए दिल दहला देने वाली चीखें निकालते हैं, लेकिन तभी एक प्रोफेसर बाहर से आती अजीब आवाजों को सुनता है। वह बाहर जाकर देखता है कि आसमान में मौजूद मात्र जीव भी तेज दर्दनाक कराहें भर रहा है। उसी समय जमीन पर मौजूद अंडा पहले से कहीं ज्यादा तेज रोशनी छोड़ने लगता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि जिन छोटे जीवों को जलाया गया था वे मरे नहीं, बल्कि धीरे धीरे खुद को ठीक करने लगते हैं। इससे साफ हो जाता है कि यह कार्रवाई उन्हें नष्ट करने के बजाय शायद बाहरी जीव को और ज्यादा क्रोधित कर रही है। दूसरी ओर समाधान खोज चुकी आना मशरूम लेकर घर लौटती है, लेकिन घर पहुंचते ही वह देखती है कि कैस्पर गायब है। दरअसल आर्विन ने उसे ढूंढ लिया था। गुस्से में वह साफ कह देता है कि ये बाहरी जीव बेहद खतरनाक हैं, लेकिन आना अपनी और दूसरों की सुरक्षा की परवाह किए बिना कैस्पर को चुपचाप घर में छिपाए रखती है। हालांकि वह पूरी कोशिश करती है कि अपने पति को समझा सके, लेकिन पहले से ही मन बना चुका आर्विन उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह साफ शब्दों में कह देता है या तो आना यह घर छोड़ दे या फिर उस अजीब जीव को सरकार के हवाले कर दे। दिल से टूट चुकी आना आखिरकार कैस्पर को ही चुन लेती है। लेकिन अगले ही दिन रैगो को एक बेहद डरावनी बात याद आती है। वह आना से पूछता है कि उसने वह खास निर्देशांक क्यों बताए थे। आना यह सुनकर खुद हैरान रह जाती है। वह बताती है कि उसे खुद नहीं पता, उस पल बस अचानक उसके दिमाग में वही जगह आ गई थी। और अजीब बात यह थी कि वह उस स्थान पर
जिंदगी में सिर्फ एक बार ही गई थी। ये सुनते ही रैगो को गहरा शक होता है। उसे लगने लगता है कि शायद उन्होंने बाहरी जीव को समझाया नहीं था, बल्कि उस जीव ने ही उनके सपनों और चेतना का इस्तेमाल करके उल्टा उन्हें दिशा दी थी। यह अंदाजा दोनों को अंदर तक हिला देता है। अब वे और कुछ छिपाने की हिम्मत नहीं कर पाते और सारी सच्चाई अधिकारियों को बता देते हैं। कार्टर यह सुनते ही मामले की गंभीरता समझ जाता है और तुरंत आदेश देता है कि कैस्पर को वापस लाया जाए। इतना ही नहीं, वह पहली बार फैसला करता है कि अब इस विषय में दुनिया के सभी बड़े देशों को शामिल किया जाएगा, ताकि मिलकर यह तय किया जा सके कि इस बाहरी जीवन के साथ क्या किया जाए। लेकिन यह कदम सीधे तौर पर एलन के हितों पर चोट करता है। वह पहले ही अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ एक गुप्त समझौता कर चुकी होती है, अनंत ऊर्जा के विकास और उपयोग को लेकर। अगर कार्टर का यह फैसला लागू हो जाता है तो उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। इसी दौरान पूरी तरह हथियारों से लैस सेना आना के घर पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि कैस्पर पहले ही गायब हो चुका है। असल में कुछ घंटे पहले घर से निकला आर्विन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसका मानना था कि आना नाम और शोहरत के पीछे पागल हो चुकी है और पूरी तरह गलत रास्ते पर जा रही है। इसीलिए वह इंटरनेट पर मदद ढूंढता है और खुद को राक्षस हंटर बताने वाले एक मोटे आदमी से संपर्क करता है। अपनी बात सुनकर वह आदमी खुशी खुशी बिना पैसे लिए मदद के लिए तैयार हो जाता है। जल्द ही दोनों वापस घर पहुंचते हैं, लेकिन अंदर का नज़ारा पूरी तरह बिखरा हुआ होता है। घबराकर वह मोटा आदमी तुरंत एक बेहोश करने वाली बंदूक उठाता है और बेहद सावधानी से घर के हर कमरे की तलाशी लेने लगता है। कुछ ही देर में आवाज़ों के सहारे वह कैस्पर तक पहुंच जाता है। दरअसल पिछली रात मशरूम खाने के बाद लंबे समय से रुका हुआ कैस्पर दोबारा तेजी से बढ़ने लगा था और काबू से बाहर हो चुका था। किस्मत से वह बेहोशी की गोली लगते ही गिर पड़ता है। आखिरकार राहत की सांस लेते हुए आर्विन तय करता है कि अब वह इस झंझट में और नहीं पड़ना चाहता। वह कैस्पर को उस मोटे आदमी के हवाले कर देता है और जल्दी से वहां से चला जाता है। लेकिन उसे यह जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह आदमी कोई राक्षस हंटर नहीं है। असल में वह इंटरनेट पर बाहरी जीव खतरा है जैसे वीडियो फैलाकर बस संभावित शिकार तलाशता था। मुफ्त में मदद का नाटक कर वह ऐसे जीवों को पकड़ता और फिर उन्हें गुप्त संगठनों को ऊंचे दामों पर बेच देता। उसी रात वह कैस्पर को लेकर सौदे की जगह पहुंचता है। इस समय तक कैस्पर होश में आ चुका होता है, लेकिन वह आदमी किसी बात की परवाह किए बिना जबरदस्ती उसे खींचकर नीचे उतार देता है। और तभी आसमान से एक अजीब सी आवाज गूंज उठती है। कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ गुस्से से भरा कैस्पर अचानक झपट पड़ता है। जान बचाने के लिए सामने वाला मजबूरन पलटकर हमला करता है और उसी दौरान मोटे आदमी की मौत का पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो जाता है। बाहरी जीव द्वारा इंसान की हत्या की खबर फैलते ही जनता में जबरदस्त दहशत फैल जाती है। एलन तुरंत इस मौके का फायदा उठाती है और मीडिया के सामने आकर बयान देती है कि यह सब कार्टर के गलत फैसलों का नतीजा है। उसका कहना होता है कि कार्टर अब नेतृत्व करने के लायक नहीं रहा। वह दावा करती है कि वही अपनी टीम के साथ बल प्रयोग करके बाहरी खतरे को खत्म करेगी और हर हाल में जनता की सुरक्षा करेगी। इस बार एलन के सत्ता संभालने पर कार्टर गुट समेत किसी ने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि सभी जानते थे कि कार्टर का दुनिया के साथ मिलकर रिसर्च वाला फैसला उनके मुनाफे के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था, जबकि एलन की योजना देश को अकल्पनीय आर्थिक लाभ दिला सकती थी। उसके प्रस्ताव को शीर्ष स्तर से पूरी मंजूरी मिल जाती है और इस बार इवन प्रधानमंत्री होने के बावजूद कार्टर भी उसे रोक नहीं पाता। लेकिन ठीक उसी समय जब एलन ऊर्जा गोले को हटवाने का आदेश देती है, वह गोला अचानक भयानक गर्मी पैदा करने लगता है। पल भर में लोहे की जंजीरें पिघल जाती हैं और वह ऊर्जा जमीन की ओर जलती हुई धंसने लगती है। कुछ ही पलों में वहां सिर्फ एक ऐसा विशाल गड्ढा बचता है जिसमें शरीर नहीं, बस राख होती है। लोग अभी संभल भी नहीं पाते कि चारों ओर से असंख्य बाहरी जीव उन्हें घेर लेते हैं। गड्ढे के भीतर से आग का एक विशाल स्तंभ आसमान की ओर उठता है। कुछ ही देर में सभी इंसान बेरहमी से मार दिए जाते हैं और उसके बाद वे बाहरी जीव हाथ ऊपर उठाकर जमीन पर बैठ जाते हैं, मानो किसी रहस्यमय अनुष्ठान को पूरा कर रहे हों। अचानक सभी बाहरी जीव एक साथ गायब हो जाते हैं, ऐसे जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं।
और तब जाकर इंसान उस वाक्य का असली मतलब समझते हैं, हम शांति के लिए आए थे। कुछ दिन बाद रैगो अस्पताल में जांच करवाता है और हैरानी की बात यह होती है कि उसके शरीर से कैंसर की कोशिकाएं पूरी तरह गायब हो चुकी होती हैं। वह अंदाजा लगाता है कि शायद उन रहस्यमय मशरूम्स ने ही उसे ठीक कर दिया। उसे लगने लगता है कि शायद इंसानियत ने बाहरी सभ्यता के साथ पहली बातचीत का मौका खो दिया। लेकिन वह यह नहीं जानता कि इंसानों ने सिर्फ तकनीकी उन्नति का अवसर ही नहीं गंवाया, बल्कि उन्होंने एक ऐसे दुश्मन को नाराज कर दिया है जिसकी कल्पना भी वे नहीं कर सकते। इसी बीच गहरे गड्ढे से असंख्य नवजात जीव चीखते हुए बाहर निकलने लगते हैं और यहीं कहानी मूल रूप से समाप्त हो जाती है। निर्माता आगे के बाहरी आक्रमण को नहीं दिखाते। हॉलीवुड की आम साइंस फिक्शन फिल्मों की तरह यहाँ कोई सुपर हीरो भी नहीं आता, क्योंकि इस कहानी का असली विषय इंसान बनाम बाहरी जीव नहीं है, बल्कि पहले संपर्क के जरिए मानव स्वभाव और लालच पर किया गया एक गहरा आत्मा तक उतर जाने वाला सवाल है। चाहे वह सरकार की आपात प्रतिक्रिया प्रणाली हो, मीडिया द्वारा बनाई गई जनधारणा हो या फिर सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें, ये कहानी गहराई से दिखाती है कि सूचना युग में कोई भी अचानक घटना कितनी तेजी से एक जटिल राजनीतिक और भरोसे के संकट में बदल सकती है। बाहरी वस्तु का आगमन एक दर्पण की तरह काम करता है, जो मानव स्वभाव के भीतर छिपे डर, लालच और पूर्वाग्रह को साफ साफ उजागर कर देता है। विज्ञान कथा के क्षेत्र में स्वीडन की यह एक महत्वाकांक्षी कोशिश है और मेरा मानना है कि यह प्रयोग सफल हो या असफल, यह स्वीडिश फिल्म उद्योग के लिए एक साहसिक और निर्णायक कदम जरूर साबित होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।